टीजीटी बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट 4 पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में 64 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। 65 नंबर क्वेश्चन है, एक समुद्भिद की छोटी टहनी पत्तियों सहित एक बड़े जल के बीकर में डुबोकर सूर्य के प्रकाश में रख दी गई है। यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? पहले में प्रकाश संश्लेषण है, फिर श्वसन है, फिर वाष्पोत्सर्जन है, फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, इनमें से किसका संबंध वाष्पोत्सर्जन से नहीं है? किसका संबंध वाष्पोत्सर्जन से नहीं है? तो आंसर होगा इसमें डी, रस श्रावण का संबंध वाष्पोत्सर्जन से नहीं है। और रस श्रावण को ब्लीडिंग बोला जाता है, ब्लीडिंग रस श्रावण को बोलते हैं। और आपको बता दें, ये जो रस श्रावण है ये होता क्या है? तो ये ऐसी क्रिया है जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ में कहीं कट गया तो ये पदार्थ बहने लगता है, इसी को रस श्रावण कहा जाता है। यानी रस श्रावण वह क्रिया है जिसमें पौधे के कटे भाग से द्रव के रूप में पदार्थ बाहर निकलते हैं। और ये निकलता क्यों है? तो मूल दाब के कारण या रूट प्रेशर के कारण निकलता है। मूल दाब या रूट प्रेशर के कारण ये क्रिया होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 67 नंबर क्वेश्चन है, C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रारंभिक स्थिरीकरण होता है। C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया है। आंसर सही होगा इसका बी, स्पंजी पर्णमध्योतक के हरित लवक में। स्पंजी पर्णमध्योतक के हरित लवक में। तो जो क्रांच होता है C4 पौधों में, क्रांच के शारीरिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आपको बता दें कि जो पत्ती होती है, जैसे कोई पत्ती है, उसके जो बीच में नसें होती हैं, उस बीच के जो नसें होती हैं उनको पर्णमध्योतक कहा जाता है। और उसके हरित लवक की बात की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्नलिखित में श्वसन के उपरांत पैदा होते हैं, यानी श्वसन के बाद में क्या पैदा होता है ये बताना है। तो आंसर सही होगा इसमें बी, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पैदा होती है। क्या पैदा होगी? CO2। आपको बता दें कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण की वह क्रिया होती है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर के ऊर्जा को मुक्त करते हैं। यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, इसे ही श्वसन कहा जाता है। और जटिल कार्बनिक पदार्थ की अगर बात की जाए तो कौन से होंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये सब क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजनेज एंजाइम नाश्ता की किस कोशिका में होते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहा गया है, नाश्ता की किस कोशिका में होते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें बी, हेट्रोसिस्ट की कोशिका में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो नीली हरित शैवाल होती है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, यानी नील हरित शैवाल है, इसकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। और इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं को हेट्रोसिस्ट बोला जाता है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस लिए पाया जाता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश पौधे ऋतुनिष्ठ होते हैं जिनका कारण है। अधिकांश पौधे ऋतुनिष्ठ हैं, कारण क्या है उसका? तो पहला वाला ऑप्शन का सही होगा, दीप्तकालिता कारण होता है। दीप्तकालिता। आपको बता दें कि वैज्ञानिक गार्नर, एक वैज्ञानिक थे गार्नर और दूसरे इनके साथ में थे एलार्ड। गार्नर और एलार्ड, इन दो वैज्ञानिकों ने बताया कि जब पौधे को उचित समय तक प्रकाश नहीं मिलता है, यानी जितना समय चाहिए उतना समय तक प्रकाश नहीं मिलता है, तो उसमें पुष्पन नहीं होता है। पुष्पन का मतलब उसमें फूल नहीं खिलते हैं। पुष्पन नहीं होता है मतलब फूल नहीं खिलते हैं। यानी उचित समय तक अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसमें पुष्पन नहीं होता है। और इन्होंने बताया कि पुष्पन पर प्रकाश की उचित अवधि के प्रभाव को ही दीप्तकालिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशीय अंडाशय किसमें मिलता है? किसमें मिलेगा? आंसर सही होगा पहला, एस्टरेसी में मिलता है। और एस्टरेसी को
कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। कंपोजिटी, एस्टेरेसी को कंपोजिटी भी कहा जाता है। और इसमें एक कोषीय अंडाशय यानी यूनिलोक्यूलर ओवरी पाई जाती है। और इस कुल में द्विअंडपी युक्तांडपी अंडाशय अधोवर्ती एक कोष्ठकीय होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। अधोवर्ती अंडाशय और सिप्सेला की विशेषता रखने वाले कुल का नाम। अधोवर्ती अंडाशय और सिप्सेला की विशेषता रखने वाले कुल का नाम बताना है। तो 72 नंबर में अभी मैंने बताया था एस्टरेसी अधोवर्ती अंडाशय, एस्टरेसी से हो जाएगा यानी कंपोजिटी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन है, द्विपद नाम वाले दो शब्द हैं। द्विपद नाम वाले दो शब्द बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें सी, जाति, वंश और प्रजाति, यानी जाति और प्रजाति। आपको बता दें कि द्विनाम पद्धति के आविष्कारक कौन थे? लीनियस थे। कैरोलस लीनियस इनका नाम था। लीनियस द्विनाम पद्धति का आविष्कार इन्होंने किया था। और इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी वर्गीकरण विज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है कही जाती है। यानी यूलोथ्रिक्स जिससे भूमि के आधार से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर सही होगा इसमें बी, होल्ड फास्ट से जुड़ा होता है। होल्ड फास्ट। आपको बता दें कि यूलोथ्रिक्स की ऐसी संरचना जिसके द्वारा वो भूमि के आधार से जुड़ा होता है उसे ही होल्ड फास्ट कहा जाता है। अगर होल्ड फास्ट की परिभाषा पूछ लिया जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75 नंबर क्वेश्चन है, जड़ में गोपक जन का निर्माण होता है, किससे होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर सही होगा इसमें सी, त्वचा जन से होता है। त्वचा जन यानी डर्मेटोजन से होता है। डर्मेटोजन, त्वचा जन को डर्मेटोजन भी कहा जाता है। तो त्वचाजन कहो चाहे डर्मेटोजन कहो, इसमें त्वचाजन से ही हो जाएगा। आपको बता दें कि प्राथमिक मेरिस्टेम होता है। ये जो त्वचाजन है ये प्राथमिक मेरिस्टेम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है? कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संचय करता है? आंसर होगा पहला 0.1% संचय करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल अनुमति अनुज्ञात करता है। माइक्रोपाइल, आंसर सही होगा इसमें कौन सा? आंसर सही होगा पहला, परागनली निषेचन के समय बीजाणु में प्रवेश करने की। परागनली यानी कि जब निषेचन होने लगता है तो उसमें परागनलिका बनती है, उसी में बताया गया है निषेचन के समय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, पानी के सक्रिय अवशोषण तथा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा हुए सक्रिय श्रावण, अवशोषण और सक्रिय श्रावण के संतुलन से माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बना रहता है। अतः निम्न में से किसकी उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में शोध ला सकती है? किसकी उपस्थिति शोध ला सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 78 का सही होगा बी, अतिपरासारी घोल या हाइपरटॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का। इसमें है, फलों के पकाने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग होता है? फलों को पकाने के लिए तो हम सभी लोग जानते हैं इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग होता है। इथाइलिन एक गैस है, गैसी हार्मोन होता है और ये पादप हार्मोन है। इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में करते हैं इसका प्रयोग और इसीलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्न बीजाणु हैं। नग्न बीजाणु तो वायराइड्स जो होते हैं ये नग्न बीजाणु होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है? ऐसा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जो सनफ्लावर में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन सही होगा सी, कैप्यूटुलम पुष्पक्रम सनफ्लावर में पाया जाता है या सूर्यमुखी में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर,
पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? पौधों में कहा गया कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो आंसर इस पे सही होगा पहला, ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज, आपको बता दें कि पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। अगर मोनोसेकेराइड की बात की जाए तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैट्रेकोस्पर्मम होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिस सेट 1 में ये क्वेश्चन आया था। बैट्रेकोस्पर्मम अलवणीय जलीय लाल शैवाल होता है। अलवणीय जलीय लाल शैवाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं। कार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन से होंगे? देखिए, अकार्बनिक और कार्बनिक दो चीजें होती हैं। अकार्बनिक को प्राथमिक कहा जाता है, कार्बनिक को द्वितीयक प्रदूषक भी कहा जाता है। अब यहां पर कहा गया है कि वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन से हैं, तो इसमें सही होगा सी, हाइड्रोजन साइनाइड और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आपको बता दें कि जो प्राथमिक प्रदूषक है, यानी जो अकार्बनिक प्रदूषक हैं, ये प्रदूषण सीधे वायु से मिलते हैं, सीधे वायु से इनका स्रोत होता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है, CH4 है, SO2 है, ये सब क्या हैं? ये अकार्बनिक प्रदूषक होते हैं। लेकिन अगर कार्बनिक प्रदूषक की बात की जाए, तो द्वितीय प्रदूषक की बात की जाए, यानी कार्बनिक प्रदूषक को द्वितीय प्रदूषक भी कहा जाता है। तो ये कार्बनिक अणु होते हैं और वातावरणीय क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, चाहे वो O3 हो, ओजोन, चाहे PAN हो, चाहे SCN हो, HCN, सॉरी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़े का चयन कीजिए। देखिए, गलत जोड़े का चयन करना है कहा गया है, तो इसमें गलत कौन सा है ये बताना है। तो देखिए, इसमें आंसर से होगा सी वाला गलत है। इसमें शेर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में बताया गया है, जबकि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षित है, शेर नहीं। यहाँ क्या संरक्षित है? बाघ संरक्षित है, शेर नहीं। शेरों के लिए प्रसिद्ध अगर कोई है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथीस खासियाना है। नेपेंथीस खासियाना क्या है? तो इसका आंसर सही होगा सी, प्राथमिक मांसाहारी तथा प्राथमिक उत्पादक होते हैं नेपेंथीस खासियाना। और ये नेपेंथीस खासियाना एक कीटभक्षी पौधा होता है, और कीटभक्षी पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन जिस भूमि में ये उगते हैं वहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और इनकी पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, कीटों को पकड़ पकड़ करके खाती रहती हैं और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करती रहती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 87 नंबर क्वेश्चन है, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? फैगोसाइट्स कोशिकाओं के नाम बताना है, भक्षी कोशिकाओं के नाम बताना है। आंसर सही होगा इसमें पहला, कुप्फर कोशिकाएं फैगोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं या भक्षी कोशिकाएं होती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 88 नंबर क्वेश्चन है, स्तनियों की शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट में पूछा गया, कौन सा उपस्थित नहीं होता है? आंसर सही होगा डी, गतिशील शुक्राणु उपस्थित नहीं होते हैं। शुक्रजनक नलिका वृषण में पाई जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। जहां पर शुक्र जनन की क्रिया होती है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया होती है। अगर आप लोग शुक्र जनन क्या है, अंड जनन क्या है नहीं जानते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो शुक्र जनन की क्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोमेयर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है? किन दो पट्टियों के बीच की दूरी पूछा गया है, तो आंसर सही होगा बी, जेड पट्टियों के बीच की दूरी सार्कोमेयर होता है, यानी दो जेड पट्टियों के बीच की दूरी होती है। और जेड यानी जिगजैग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं, अधिकतर की बात की गई है। वैसे तो उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं या रिसेसिव होते हैं, लेकिन अधिकतर की बात की गई है तो हानिकारक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है?
कौन अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है? तो आंसर सही होगा इसमें डी, ड्रैगन फ्लाई या ब्याज पतंग अपने पंखों को मोड़ नहीं सकता है। और ड्रैगन फ्लाई एक कीट होता है, कीट। इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और दो जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख भी होते हैं और इसका शरीर हेलीकॉप्टर जैसे होता है। इनके 6 पैर होते हैं, 6, लेकिन ये चल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या बनता है? तो हम सभी लोग जानते हैं मांसपेशियों के थकने के दौरान लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल का यानी अत्यधिक समय तक अगर आप कार्य कर रहे हैं तो मांसपेशियों में अनाक्सीशोषण होता है और जिसके बाद में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है जो थकावट का कारण होता है। जबकि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 93 पर। जिराफ में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या होती है। जिराफ में पूछा गया है तो आंसर क्या सही होगा? जिराफ में ग्रीवा कशेरुकियां कितनी होंगी? आंसर सही होगा इसमें बी, 7 ग्रीवा कशेरुकियां होती हैं। और आपको बता दें कि यह लगभग सभी स्तनधारियों में होता है। लगभग में सभी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी में लगभग 7 पाई जाती हैं। लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे समुद्री गाय में 6 ग्रीवा कशेरुकियां पाई जाती हैं। जो समुद्री गाय होती है उसमें 6 ग्रीवा कशेरुकियां पाई जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुअर में भ्रूणीय अपराग की कितनी परतों से होकर ऑक्सीजन का एक अणु मां से भ्रूण में जाता है? सुअर में पूछा गया यानी पिग में। तो आंसर सही होगा इसमें सी, 4। यानी जो पिग होती है, पिग में भ्रूणीय अपरा में 4 परतों से होकर ऑक्सीजन का एक अणु प्लेसेंटा के द्वारा मां से भ्रूण में जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 95 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी क्षेत्र में किसी विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी? आबादी कम है, तीव्रता किसकी अधिक होगी? तो आंसर सही होगा बी, आनुवांशिक अपवाहन की तीव्रता अधिक होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 96 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र है? सबसे बड़ा गुणसूत्र बताना है कौन सा है? तो आंसर सही होगा इसमें डी, लैंप ब्रश गुणसूत्र सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है। और डिप्लोटीन, जो कोशिका विभाजन में डिप्लोटीन प्रावस्था होती है, उसमें ये 2 गुणसूत्र बोतल साफ करने वाली ब्रश के जैसे दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए इनको लैंप ब्रश बोला जाता है, क्योंकि बोतल साफ करने वाली ब्रश जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है बताना है। आंसर सही होगा सी, टैंक हाइड्रोपोनिक्स गैरिक, ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उपंसिया में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? आंसर इसमें सही होगा सी, पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में से कौन सही क्रम में पेरिडर्म के विभिन्न ऊतकों के क्रम को दिखाता है जो परिधि से प्रारंभ होते हैं? परिधि से प्रारंभ होकर क्रम दिखाना है इसमें। तो इसका आंसर सही होगा सी वाला, काग, कागजन, काग अस्तर, ये क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है। स्तनधारियों की अस्थि उपास्थि से निम्न की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। जो स्तनधारी होते हैं इनकी जो अस्थियां होती हैं वो उपास्थियों से किस कारण से भिन्न होती हैं? आंसर सही होगा इसमें डी, हाइवर्सियन कैनाल के कारण भिन्न होती हैं। और हाइवर्सियन कैनाल एक छोटी नली होती है जो दृढ़ अस्थि में पूरी तरह से फैली रहती है और यह एक केंद्रीय नलिका बनाती है जिसके चारों ओर रिक्तिका वाली अस्थि कोशिकाओं की एकांतरित परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 101 क्वेश्चन है। यदि प्रभाव सीमा उद्दीपन की अपेक्षा कई गुना अधिक उद्दीपन एक पेशी तंतु को दिया जाए तो वह क्या होगा? पहला, अधिक बल के साथ संकुचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है। एस्टेरियस या तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। स्टोन कैनाल
क्या जोड़ेगी? आंसर सही होगा इसमें से कौन सा? सी वाला, मैड्रिपोराइट तथा रिंग कैनाल को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, स्कोलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। स्कोलियोडॉन को बता दें आपको कि कुत्ता मछली भी कहा जाता है। कुत्ता मछली भी इसी को कहते हैं, स्कोलियोडॉन को। और इसमें पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं? तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें? आंसर सही होगा सी, अंडाकार केंद्रक युक्त होती हैं। और मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में अगर पूछा जाए तो उसमें केंद्रक नहीं होता है, और ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रेब्स चक्र में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कुल कितने एटीपी अणु बनते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए से कुल कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा? इसका उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक जीन के हिस्सों में शामिल होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आंसर कौन सा सही होगा इसमें? आंसर सही होगा इसमें बी, जीन का हेर फेर कहा जाता है। जीन का हेर फेर यानी जीन के कुछ हिस्सों में कार्यात्मक जीन को शामिल करने की प्रक्रिया ही जीन का हेर फेर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, एस्केरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में होता है? किस प्रकार का होगा? तो एस्केरिस में स्पाइरल विदलन होता है, सर्पिल विदलन होता है। सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है, जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, होंगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। यानी जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाले उत्परिवर्तनवाद को होंगो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया, और इन्होंने जंगली पौधे, जो जंगली पौधा था संध्या प्रिमरोज, उस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? इफायरा लार्वा पूछा गया है। आंसर सही होगा पहला, ऑरिलिया के जीवन चक्र में इफायरा लार्वा होता है, ऑरिलिया। और यह स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जेली फिश लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटल संवाहक संदर्भित होते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सही होगा डी, पुनर्योगस प्लाज्मिड को, जिसे दो विभिन्न जातियों में प्रवर्धित किया जा सकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, रक्त का पीएच मान घटने पर HbO2 वियोजन वक्र क्या होगा? अगर रक्त या ब्लड का पीएच मान घट रहा है तो HbO2 वियोजन क्या होगा? 110 नंबर का सही होगा पहला, दाहिनी ओर विस्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, सिम्पैट्रिक स्पेसीज वह होते हैं, क्या होते हैं? आंसर होगा इसमें पहला, जो समान भौगोलिक भागों में रहते हैं उन्हें ही सिम्पैट्रिक स्पेसीज बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त धब्बे की श्वेत रक्त कोशिकाएं, क्योंकि आंसर कौन सा सही होगा इसमें? आंसर सही होगा सी, डीएनए को पीसीआर के माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए पर विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित है। प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या सम्मिलित है? तो आंसर इसमें सही होगा डी वाला, उपरोक्त सभी, यानी ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जोड़ी बेमेल है? बेमेल जोड़ी को बताना है। तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा? सभी ऑप्शन आप देखिए, दिखा दिया जाए तो ऑप्शन सही होगा इसमें बेमेल जोड़ी इज बी वाला है। इसमें कहा गया 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। एकल द्विगुणिता इसमें पाई जाती है, एकल द्विगुणिता।
तो आंसर सही होगा इसमें डी, मधुमक्खियों, चींटियों और बर्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान कौन सा आरएनए अमीनो अम्लों अम्ल पूल के एमआरएनए तक ले जाता है? कौन सा ले जाएगा? जल्दी से सोचिए। 116 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आंसर सही होगा सी वाला टीआरएनए। आपका क्या विचार है, क्या एमआरएनए सही होगा? टीआरएनए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ रज्जुकियों में पृष्ठ रज्जु कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाता है, इस प्रकार के जीव कशेरुकी कहलाते हैं। इन निम्न में से कौन सा कथन सार्थक है? सार्थक कथन को बताना है, तो आप कथन देख लीजिए कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, इसमें से कौन सा सही होगा? तो सही होगा सी वाला, सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य केंद्रक वंशागति इनमें उपस्थित जीन के कारण होता है? किन में उपस्थित जीन के कारण होता है? तो आंसर होगा पहला, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जंतुओं में समसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के दौरान होता है, इस प्रकार के युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है। क्या परिणाम होगा? आंसर सही होगा बी, डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित जीवन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा कोशिका के प्रकार व उनके श्रावण के लिए सुमेलित है? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सही होगा इसमें पहला ही, भित्तीय कोशिकाएं एक श्रावण जिसका पीएच 2 से 3 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि ग्लाइसिन का सूत्र C2H5O2N हो तो 10 ग्लाइसिन अणुओं वाले पॉलीपेप्टाइड का आणविक सूत्र क्या होगा? 21 का होगा इसमें बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं उपापचयी प्रक्रिया O2 की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों में हो सकती हैं, यानी ऑक्सीजन हो या न हो सकती हैं? कौन सा आंसर सही होगा इसमें? आंसर सही होगा पहला, ग्लाइकोलिसिस। ग्रीक भाषा में ग्लाइको अर्थात शर्करा या मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा आ गया। एक बच्चे के लिए कौन सा दंत सूत्र सही है? बच्चे के लिए कहा गया है, तो ये वाला सही होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि बच्चे में 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, हेल्डन प्रभाव CO2 परिवहन को बढ़ाने में, ऑक्सीजन परिवहन को बढ़ाने में बोहार्स प्रभाव की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि? तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला वाला। अंतिम क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सही है? कौन सही है बताना है, जल्दी से सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें सी वाला, रुधिर अपोहक या हीमोडायलाइजर यूरिया यूरिक अम्ल ग्लूकोज प्लाज्मा प्रोटीन्स को निष्कासित करता है।